रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाफिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा दोस्तों, कल के दिन मैं वीडियो नहीं लेके आ पाया था। उसके पीछे रीज़न ये था कि जो मेरा ऊपर वाला फ्लोर है जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर टाइल्स का काम चल रहा है, इसलिए कल के दिन वीडियो आ नहीं पाया। और आज के दिन भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जिस जगह से बैठ के मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ पर टाइल्स का काम चल रहा है, तो इस वजह से जो आज लाइटिंग आप लोग देख रहे हैं, वीडियो की जो लोकेशन देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें चेंज हैं और शायद लाइटिंग भी आज के दिन आप लोगों को प्रॉपर ना मिले, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, कई बार जब हम लोग रिश्तों को तरबतर होते हुए कहानियाँ सुनाते हैं तो हर कोई हैरान हो जाता है और लोग यही सोचते हैं कि इस तरीके का समाज के अंदर हो रहा है। यकीनन दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊँगा, इस घटना को सुनने के बाद में आप लोग वाकई हैरान और परेशान हो सकते हैं, क्योंकि आज की घटना के अंदर जिस तरीके से रिश्तों को कलंकित किया गया, ना कि रिश्तों को कलंकित किया गया बल्कि एक ऐसे शख्स की जान भी ले ली गई जिसका इस पूरे केस से कोई लेना देना नहीं था। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की घटना की, तो आज की घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, और इसी उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है कुशीनगर ज़िला, और इसी कुशीनगर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, जटहा बाजार थाना। और ये जो जटहा बाजार थाना है, इसी थाने के अंतर्गत एक जगह पड़ती है अहरौली टोला सिगौली। यहीं पर एक परिवार रहा करता है। परिवार में परिवार के मुखिया गुरहू यादव, उम्र लगभग इनकी 50 वर्ष के आसपास है। इनकी पत्नी गीता देवी, उम्र लगभग 46 से 47 साल के आसपास है। इनका बेटा जिसका नाम दीपक, और दीपक जो था उसकी भी शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी गुड़िया। ये चारों ही लोगों का जो परिवार था बहुत हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। परिवार में हालांकि पैसे उतने नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार के अंदर खुशियाँ थीं। जब से बेटे की शादी होकर जो बहू गुड़िया थी घर के अंदर आई थी, तो घर के अंदर का जो एक तरीके से माहौल था वो पूरी तरीके से बदल चुका था। जो कोई भी इनके घर पे आता तो वो बहू गुड़िया की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता। वो कहता कि जो बहू है ये बहुत ज़्यादा गुनी है। कोई भी अगर बैठने चला जाता तो तुरंत उसको चाय पानी को पूछती। जबकि इस घर के अंदर जो सफाई उठाई है ये भी बहुत आला दर्जे पर पहुंच चुकी है। यानी घर एक तरीके से ऐसा हो चुका है कि जैसे पहला नहीं था। यानी घर के अंदर सारी ही चीज़ों का बहुत प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस कर उस बहू गुड़िया ने रखा हुआ है। आमतौर से दोस्तों, गली मोहल्ले में अगर किसी की शादी होती है तो मोहल्ले पड़ोस की जो औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो ये चेक करने के लिए जाते हैं कि इसके घर की जो बहू है क्या ये गुनी है, क्या ये घर के काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, देखने में कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, ये सारी चीज़ें लोग देखने के लिए जाते हैं। लेकिन जितने भी लोग इस गुरु यादव के बेटे दीपक की इस पत्नी गुड़िया को देखने के लिए जाते हैं तो वो गुड़िया को हर एंगल से परफेक्ट पाते हैं, क्योंकि गुड़िया देखने भालने में बेहद खूबसूरत थी। उसका बोलने का, उसकी जो तहजीब थी ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और साथ के साथ इसका जो रवैया था लोगों से बात करने का, जिसको हम लोग सीरत बोलते हैं, वो सीरत भी बहुत अच्छी थी। साथ के साथ घर वालों का, अपने सास और ससुर का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करती थी। सारी ही चीज़ें बहुत ओके तरीके से चल रही थी। यानी दीपक और गुरु यादव ये मेहनत मजदूरी किया करते थे, और उस मेहनत मजदूरी से जो भी पैसे इनको मिलते थे उन पैसों से इनके परिवार का भरण पोषण हो रहा था। सारी चीज़ें बहुत ठीक ठाक तरीके से चल रही थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में एक तारीख आती है 4 जनवरी साल 2025। 4 जनवरी साल 2025 को जो गुरु यादव की पत्नी गीता देवी होती हैं, उम्र लगभग इनकी 46 से 47 साल के आसपास होती है, अपनी बहू और अपने पति गुरु यादव से कहती हैं, क्योंकि बेटा तो बाहर काम पे गया हुआ था, कि मैं बस मोहल्ले पड़ोस में अभी जा रही हूँ और उसके बाद लौट के आ जाऊँगी। शाम का वक्त होता है। उसके बाद जो गीता देवी होती हैं ये अपने जो काम बता कर गई थी उस काम में चले जाते हैं। बाकी परिवार के जो लोग होते हैं ये अपने कामों में लग जाते हैं। बहू जो थी गुड़िया वो अपना काम करने लगती है। जो गुड़िया के ससुर थे यानी गीता देवी के पति गुरु यादव वो अपना काम करने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दोनों परिवार ये जो लोग थे परिवार के, ये लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। शाम के तकरीबन 6 बजे के आसपास जो गीता देवी थी ये घर से ये कहकर गई थी कि वो बस अभी गई और 15-20 मिनट में लौट आएगी। लेकिन अब रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। लेकिन इस 9 बजे भी गीता देवी का कहीं पर भी कोई पता नहीं था। आमतौर से दोस्तों, गांव के अंदर इस समय लोग सोने को चले जाते हैं, लेकिन गीता देवी न जाने किसके घर बैठ कर रह गई थी। ये लोग बड़ा परेशान थे।
अब काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है, चूँकि गीता देवी के पास में कोई मोबाइल फ़ोन तो था नहीं। 47-48 साल की ये महिला थी। लिहाजा अब जो बहू होती है गुड़िया, वो अपने ससुर गुरु यादव के पास में पहुंचती है और पहुंचने के बाद में कहती है कि पिताजी जो माँ है ये अभी तक लौट कर नहीं आई है। अब पिताजी जब ये बात सुनते हैं तो पिताजी थोड़ा सा परेशान होते हैं। उसके बाद में जो पिताजी होते हैं यानी जो गुरु यादव होते हैं, जिनकी पत्नी गीता देवी घर से गई हुई थी, वो उसको ढूंढने के लिए आस पड़ोस के जितने भी घर होते हैं उन घरों में जाते हैं। सबसे जाने के बाद में पूछते हैं कि यहाँ पर गीता देवी आई है क्या नहीं आई है, लेकिन सारे ही लोग ये बताते हैं कि गीता देवी तो यहाँ पर नहीं आई है। अब जो गुरु यादव होते हैं ये परेशान हालत में घर लौटते हैं। घर लौटने के बाद में अपनी बहू गुड़िया को बताते हैं कि मैंने आस पड़ोस में सब में तो देख लिया, लेकिन जो तुम्हारी माँ है, जो तुम्हारी मम्मी है, उनका कहीं पर भी कोई पता नहीं है। आमतौर से दोस्तों सास और ससुर को आज भी हमारे समाज के अंदर लोग कोई अगर पापा कहता है बेटा, तो बहू भी पापा ही कह के बुलाती है। तो इस तरीके से जब वो अपनी बहू गुड़िया से कहते हैं, गुड़िया भी बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि गुड़िया जो थी वो अपने सास और ससुर से बेइंतहा मोहब्बत किया करती थी। उसके बाद में गुड़िया और गुड़िया के जो ससुर होते हैं गुरु यादव, ये दोनों अब अपनी जो घर की महिला थी गीता देवी, उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। गुड़िया अपनी सास को ढूंढ रही थी और गुरु यादव अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे। होते करते दोस्तों रात के तकरीबन 11 बजे का समय हो चुका था और 11 बजे तक ना तो गीता देवी लौट कर घर आई थी और ना तो गीता देवी के बारे में मोहल्ले पड़ोस में कहीं पर भी कोई पता नहीं चला था। धीरे धीरे होते करते ये जो बात थी पूरे गाँव के अंदर आग की तरह फैल जाती है कि गुरु यादव की जो पत्नी गीता देवी हैं वो घर पर नहीं है। अब लोग जब इस तरीके की बातें सुनते हैं तो कुछ लोग तरह तरीके के सवाल करते हैं। ये दुनिया है, यहाँ पर कोई कुछ सोचता है तो कोई कुछ सोचता है। अब चूंकि एक महिला है तो कुछ लोग गलत भी सोचते हैं। लेकिन गुरु यादव और उनकी जो बेटे की पत्नी थी यानी गुरु यादव की बहू गुड़िया, ये दोनों मिलकर पूरे गाँव के अंदर ढूंढ रहे हैं। 12 बज जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई पता नहीं चलता है। सुबह को ये मामला था जो वो मामला पुलिस में पहुँचता है और पुलिस में पहुंचने के बाद में ये रिपोर्ट लिखाई जाती है कि जो गीता देवी थी ये घर से बस ये कहकर गई थी कि 10-15 मिनट में लौट आएंगी, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आई। लिहाजा पुलिस जो थी वो इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखती है और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने के बाद में इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों घर चले जाओ, हम लोग जो गीता देवी है उसको ढूंढ देंगे। अब पुलिस वाले गीता देवी को ढूंढने के लिए सबसे पहले जाते हैं। जाने के बाद में जो गीता देवी के पति होते हैं गुरु यादव, उनसे पूछताछ करते हैं, उनके बयान दर्ज करवाते हैं कि किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश या फिर किसी से कोई ज़्यादा लगाव, ये सारी चीज़ें पता करते हैं। गुरु यादव कहते हैं कि साहब हमारा तो ना किसी से कोई झगड़ा है, ना किसी से कोई दुश्मनी है, ना मेरी पत्नी का किसी से कोई लगाव था, ना किसी से कोई दोस्ती, न जाने वो कहाँ चली गई। उसके बाद में पुलिस जो थी वो गुरु यादव से ये पूछती है कि तुम्हारी पत्नी के साथ में कोई हाल फिलहाल में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी पत्नी नाराज़ होकर तुमसे चली गई हो। तो इस पे गुरु यादव कहते हैं कि साहब ना मेरी पत्नी के साथ में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, हम दोनों पति पत्नी तो एक दूसरे के साथ में बहुत खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। उसके बाद में जो घर की बहू थी गुड़िया, उससे भी पूछताछ की जाती है। जो गुड़िया थी बेचारी वो भी अपने बयान लिखवाती है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में बयान तो लिख के ले जाती है, लेकिन पुलिस इस पूरे गाँव के अंदर अपने मुखबिर एक्टिव करती है, क्योंकि दोस्तों गाँव के अंदर अमूमन CCTV कैमराज नहीं होते हैं। अब CCTV कैमरास भी नहीं है, साथ के साथ गुड़िया की जो सास थी गीता देवी, उनके पास में कोई मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, तो कॉल डिटेल से भी कोई चीज़ें सामने नहीं आनी थी। लिहाजा पुलिस इस पूरे मामले में अब थोड़ा सा जो उसने मुखबिर एक्टिव किए थे उनके थ्रू छानबीन लगाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच में जो मुखबिर थे वो पुलिस को कुछ ऐसी बातें आकर बताते हैं कि जिसे सुनने के बाद में पुलिस को एक बार तो यकीन ही नहीं होता है। उसके बाद में पुलिस उन मुखबिरों के कहने पर तुरंत गुरु यादव और उसकी जो बहू गुड़िया थी, इन दोनों को पुलिस थाने बुलाते हैं और पुलिस थाने बुलाने के बाद में इन दोनों से पूछताछ करते हैं। लेकिन ये दोनों पुलिस को वही बातें बताते हैं जो इन्होंने पहले बताई थी, यानी इनके बयान बिल्कुल सेम थे, सिमिलर थे। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को जो चीज़ें पता चली थी उसके आधार पर पुलिस अब इस गुड़िया और जो गुरु यादव थे इनके बारे में और डिटेल निकलवाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों जब और डिटेल पुलिस निकालती है, थोड़ा और अंदर तक जब इस केस के जाती है, तो पुलिस को कुछ अजीब बातें पता चलती हैं। पुलिस को ये पता चलता है कि गुरु यादव और उनकी जो बहू है, बेटे की जो पत्नी है गुड़िया, इन दोनों के बीच में जो ताल्लुकात थे ये ताल्लुकात नाजायज़ ताल्लुकात थे। अब इस बारे में पुलिस जो थी इन दोनों को बताती है कि तुम दोनों ने ही गीता देवी को कहीं गायब किया है, क्योंकि तुम दोनों के नाजायज़ ताल्लुकात हैं, ऐसी चीज़ें हमें पता चली हैं। अब जैसे ही ये चीज़ें ये गुरु यादव और गुड़िया सुनते हैं तो अब इनके जो अल्फाज थे ये अल्फाज पुलिस के सामने डगमगाने लगे थे
और जैसे ही दोस्तों पुलिस इनसे बदल बदल कर सवाल करती है तो ये कहीं ना कहीं पुलिस के जाल में फंस जाते हैं। उसके बाद में ये दोनों टूटते हैं और टूटने के बाद में ये दोनों बस एक ही बात कहते हैं कि हाँ, गीता देवी को हमने ही मारा है, अगर उसे मारते ना तो क्या बदनाम हो जाते। अब पुलिस उसके बाद में पूछती है कि ठीक है, गीता देवी को तुमने मारा है, ये बताओ कि उसकी डेड बॉडी कहाँ है। उसके बाद में ये दोनों उसी घर के अंदर पुलिस को लेके जाते हैं और वहाँ पर जो इनके टॉयलेट का जो टैंक होता है, सेप्टिक टैंक, उस टैंक के अंदर इशारा करते हैं कि हमने डेड बॉडी को इस टैंक के अंदर डाल दिया है। उसके बाद में पुलिस गांव के लोगों की मदद से और पुलिसकर्मियों की मदद से उस टैंक के ढक्कन को हटाती है। हटाने के बाद में उसमें से जो डेड बॉडी होती है, उस डेड बॉडी को रिकवर करती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब इन दोनों से पूछताछ करती है कि बताओ कि कत्ल करने के पीछे क्या रीज़न था। तो उसके बाद में जो गुरु यादव होते हैं ये बताते हैं कि दरअसल मेरे बेटे की शादी जब गुड़िया से हुई थी तो पूरा परिवार खुशी खुशी था, लेकिन जो बेटा दीपक था वो बाहर रहकर मेहनत मजदूरी किया करता था। इसी बीच में बहू जो थी वो कई बार उसे मैं अगर कुछ काम कराना होता तो बहू को बुला लेता। इसी बीच में कहीं ना कहीं मैं बहू से कुछ डबल मीनिंग बातें कर देता हूँ तो बहू जो थी वो मेरी तरफ आकर्षित हो जाती है। उसके बाद में हम दोनों के बीच में नाजायज़ ताल्लुकात बन जाते हैं और एक बार जब नाजायज़ ताल्लुकात बनना शुरू होते हैं, शारीरिक संबंधों की जो इन दोनों को भूख जो होती है जब ये मिटाना शुरू करते हैं तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेते। आए दिन ये दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि जो गीता देवी होती है, जो गुरु यादव की पत्नी थी, गुड़िया की सास थी, वो जब बाहर किसी काम से गई थी तो उसी समय जो गुरु यादव थे 50 साल के, वो अपनी बेटे की बहू जिसकी उम्र महज 21-22 साल के आसपास होगी, उसके साथ में बहुत ही गंदी तरीके से नाजायज़ ताल्लुकात बना रहे थे। और उसी समय गीता देवी घर पे आ जाती है। अब जैसे ही गीता देवी घर पे आती है वो इस बात का विरोध करती हैं। उसी समय ये दोनों गीता देवी के ऊपर टूट पड़ते हैं। पहले गला दबाकर उसकी हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद में उसके शव को टॉयलेट का जो टैंक होता है उस टैंक के अंदर डालकर ये लोग इस तरीके से नाटक करते हैं कि जैसे गीता देवी कहीं चली गई हो। लेकिन दोस्तों पुलिस ने जब इस पूरे केस का खुलासा किया तो पुलिस बड़ा हैरान थी और पुलिस यही सोच रही थी कि नाजायज़ ताल्लुकातों में इंसान कुछ भी नहीं देखता। गुरु यादव ने पहले तो अपने बेटे की पत्नी के साथ में नाजायज़ ताल्लुकात बनाए और इसकी वजह से नाजायज़ ताल्लुकात खुल ना जाए उसने अपनी ही पत्नी का कत्ल कर दिया। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी से क्या सीख मिलती है आप लोगों को कि इस कहानी के अंदर जो बहू और जो ससुर के बीच में नाजायज़ ताल्लुकात बने उसके पीछे एक्चुअल में रीज़न क्या था। आप लोग के जो भी कमेंट्स हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स थे वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे उसमें शरीफ मोहम्मद लिखते हैं, सर बहुत ही शानदार और सबक देने वाली कहानी होती है आपकी, थैंक्स अलॉट। तो शरीफ मोहम्मद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में फिरोज़ वानी है, अपना हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। नूर मोहम्मद अंसारी है, लिखते हैं वाह। तो नूर मोहम्मद अंसारी जी आपका शुक्रिया। मंसूरी भाईजान कमेंट्स करते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जी, लिखते हैं तो भाई जी वालेकुम सलाम। उसके बाद में फिरोज़ वानी है, लिखते हैं हेलो मलिक भाई, मैं कोमापली हैदराबाद से डेली आपकी कहानी सुनता हूँ, आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। तो फिरोज़ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है शाकिर हुसैन का है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, नाइस स्टोरी कुवैत से सुनते हैं। तो भाई वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कुवैत से हमारी कहानी सुनते हैं। विनोद उपाध्याय लिखते हैं मलिक जी हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी। तो विनोद उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। राजेंद्र करके आइडिया लिखते हैं हाय आई एम राजेंद्र फ्रॉम नेपाल, आई एम ऑलवेज लिसनिंग टू योर वीडियोस और गुड, नाउ आई एम बेंगलोर। तो भाई बेंगलोर से हमारी कहानी सुनते हैं, रहने वाले नेपाल के हैं। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, स्टोरी अच्छी है। तो तारिक अंसारी जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतबीर हैं, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं। जयप्रकाश लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, धन्यवाद। तो जयप्रकाश जी नमस्कार भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन कुमार हैं, लिखते हैं मलिक भाई आज की स्टोरी आपकी बहुत अच्छी लगी। विकी करियालय हिमाचल प्रदेश से कहानी सुनते हैं। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुंदर कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र शर्मा जी भैया नमस्ते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप राजस्थान से कहानी सुनते हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई, मेरा नाम चिरिंग लामा है और मैं नेपाल से आपकी वीडियोस को रोज़ देखता हूँ। तो चिरिंग लामा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। उसके बाद में हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, नाइस स्टोरी। तो हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है सोहनलाल सेतिया का, लिखते हैं गुड स्टोरी। तो सोहनलाल सेतिया जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपकी वीडियोस और रोज़ देखती हूँ और मेरे को बहुत पसंद आती हैं, थैंक यू मच, आपने मेरा नाम सही से पढ़ा आज, थैंक यू। तो शांता तिमाल सिन्हा आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन। उसके बाद में फुरकान मलिक है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जी, आप कैसे हैं, मैं आपकी वीडियो कुवैत से देखता हूँ भाई, आपकी स्टोरी
सुनना अच्छा लगता है। तो फुरकान मलिक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुनील त्यागी हैं बेंगलोर से हमारी कहानी सुनते हैं, तो भैया नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज़ जी हार्ड बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया जी महावाली से और महाराज से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। राजपुरा खबरनामा है लिखते हैं शाविज भाई, अनोख मित्तल ने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी लेकिन उसके मैसेज ने उसे फंसा दिया। तो राजपुरा खबरनामा जी, जो क्राइम करने वाला व्यक्ति होता है तो वो कोई ना कोई क्लू तो छोड़ता ही छोड़ता है। जमालुद्दीन है लिखते हैं रेजोर एटा उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। शिवम ठाकुर नमस्ते लिखते हैं, तो भैया नमस्ते। उसके बाद में शिवम ठाकुर अगला कमेंट करते हैं, लिखते हैं मलिक सर ये बात सही है कि आपकी कहानी सुनने के बाद ही सोने जाते हैं। शिवम ठाकुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में करण रावत जी अपना प्रणाम करते हैं, तो करण रावत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मैं कोई पोस्ट करता हूँ तो उस पर आप लोग लाइक नहीं करते। कल मैंने पोस्ट करके बताया था कि मैं वीडियो नहीं लेके आ पाऊँगा, आप लोग देखेंगे उस पर महज बस एक ही लाइक है और एक ही कमेंट्स है। आप लोगों ने ना लाइक किया ना कमेंट्स करके मुझसे बोला कुछ। तो कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखा करें जिससे मुझे कम से कम मोटिव मिलना चाहिए। तो आप लोग अपना फ़र्ज़ निभाइए, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।